जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्त अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ के गुहिल वंश का इतिहास। तो मेवाड़ के गुहिल वंश के इतिहास में दोस्तों अपन ने कुछ स्टार्ट के महत्वपूर्ण 6-7 राजाओं को पढ़ लिया था। जैसे अपन रिकॉल करें तो बप्पा रावल, जेतर सिंह, अलहट, रतन सिंह, हमीर, राणा लाखा, राणा मोकल, और राणा मोकल के जो दोस्तों पुत्र थे वो राणा कुंभा। तो राणा कुंभा के बारे में अपन पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो भी मेवाड़ के गुहिल वंश के प्रमुख शासक हुए हैं, अपन ने उनको बारी बारी से पढ़ा और समझा किस प्रकार से उनको याद रखा जा सकता है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको अपन ने याद किया। तो आज अपन दोस्तों पढ़ेंगे स्पेशली राणा कुंभा के बारे में, जो राणा मोकल का पुत्र था, कि इसने कौन कौन से अपने जीवन में संघर्ष किए, कौन कौन सी इमारतें और भवनों का निर्माण किया और क्या इसका शासनकाल रहा, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और इस वीडियो को के माध्यम से अपन राणा कुंभा का जो इतिहास है उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि राणा मोकल है, तो राणा मोकल को राजा बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? क्योंकि ये जो राणा मोकल था ये राणा लाखा का जो सेकंड जो पत्नी थी हंसाबाई, उसका पुत्र था। और जो राणा चुंडा थे उन्होंने शपथ ली थी कि मैं हंसाबाई के पुत्र को ही सम्राट बनाऊंगा। तो राणा मोकल के पुत्र राणा मोकल को सम्राट बनाया गया और स्वयं चुंडा जी उसके संरक्षक बने थे। संरक्षक बनने के बाद हंसाबाई के अविश्वास के कारण वो मालवा प्रदेश चले गए थे चुंडा जी, और उसके बाद उसका संरक्षक रणमल बना था। तो रणमल ने उसकी हत्या कर दी थी बाद में राणा मोकल की। और उस हत्या के बाद में जो राणा मोकल का जो तो पुत्र था राणा कुंभा, ये गद्दी पे बैठा और ये इन्होंने कौन कौन से कार्य किए अपन इसको एक कहानी के रूप में पिरो के समझेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों राणा मोकल का संरक्षक बना था रणमल, उसी प्रकार इसका भी बचपन में राजा बना दिया गया राणा कुंभा को, और इसका भी संरक्षक वो रणमल को बना दिया गया। तो जैसा कि दोस्तों इसने रणमल ने धोखे से राणा मोकल की हत्या कर दी थी। जो राणा कुंभा के पिता थे मोकल, उनकी हत्या कर दी थी। तो राणा मोकल की हत्या कर दी थी, तो उसी का बदला लेने के लिए राणा कुंभा का संरक्षक बना था रणमल, और सहायता के से पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था जो है वो कुंभा का जो संरक्षक था रणमल। तो इसी कारण कुंभा है वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे इससे, रणमल से, क्योंकि रणमल ने इसके पिता की हत्या कर दी थी। तो पूछा जाता है कुंभा का संरक्षक कौन था? प्रारंभिक संरक्षक कौन बना दोस्तों? रणमल ही इसके संरक्षक बने, और चूंकि कुंभा के पिता की हत्या कर दी थी इसीलिए कुंभा इससे बदला लेना चाहते थे रणमल से। अब अपन देखेंगे धीरे धीरे से किस प्रकार इनके अंदर आपस में संघर्ष होता है और अपन समझेंगे दोस्तों। तो रणमल ने सिसोदिया के नेता राघव सेन की हत्या कर दी, चुंडा का भाई जो मालवा गया था। तो दोस्तों इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो रणमल था दोस्तों, इसने सिसोदिया के नेता, सिसोदिया जो वंश था दोस्तों, इसके नेता के राघव सेन की हत्या कर दी, जो चुंडा का भाई था। चुंडा जो अपने राणा मोकल के समय भागकर मालवा चला गया था, तो उसके साथ उसका भाई चला गया था। तो इसने चुंडा के भाई की हत्या कर दी। किसने कर दी दोस्तों? रणमल ने, जो राणा कुंभा का संरक्षक बना था। तो यहाँ से याद कीजिएगा राघव सेन की हत्या किसने की? रणमल ने की। और राघव सेन थे कौन? चुंडा के भाई थे दोस्तों। तो यहाँ से इस पॉइंट को याद रखिएगा अपन। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुला लिया। जब हंसाबाई जो इसकी कुंभा की दादी जिसको आप कह सकते हो, क्योंकि मोकल की तो माँ थी और कुंभा की दादी हो गई, तो हंसाबाई को जब ये एहसास हुआ कि रणमल ने जिस प्रकार से मेरे बेटे की हत्या की है मोकल की, उसी प्रकार से ये राणा कुंभा की भी हत्या कर सकता है, तो वो उसके भाव को समझ चुकी थी और इसी के कारण उसने चुंडा को वापस बुला लिया। अब दोस्तों हंसाबाई क्या करती है, जो एक भारमली जो रणमल की प्रेमिका थी, ये जो रणमल था सेनानायक सेनापति, इसकी प्रेमिका की सहायता से उसकी हत्या करवा देती है। और इसकी हत्या हंसाबाई इसी पर्पज से कराती है और अपने चुंडा को भी वापस इसीलिए बुलाती है क्योंकि इसको जो रणमल है इसकी मनसा का पता लग चुका था कि किस प्रवृत्ति का आदमी, इसीलिए चुंडा को वापस बुलाती है। और जो भारमली है रणमल की प्रेमिका, इसकी सहायता से
रणमल की हत्या करवा देती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि भारमती जो रणमल की प्रेमिका थी की सहायता से हत्या करवा देती है रणमल की, और हंसाबाई को शंका हुई थी इसलिए ये कुंभा को मार सकता है। जिस प्रकार इसने मोकल को मार दिया इसी प्रकार ये कुंभा को मार सकता है, इसी शंका हो गई और शंका के कारण इसने इसको मरवा दिया रणमल को, हंसाबाई ने दोस्तों। तो यहाँ से अपन 2-3 फैक्ट्स याद रखेंगे दोस्तों। एक तो कुंभा का संरक्षक कौन बना प्रारंभ में? रणमल। उसके बाद सिसोदिया के नेता जो राघव सेन थे उसकी हत्या किसने की? रणमल ने उनकी हत्या कर दी। और ये भाई किसके थे? ये भाई चुंडा के भाई थे। फिर हंसाबाई को रणमल की वास्तविक स्थिति का पता चला। पता लगने के बाद हंसा ने चुंडा को वापस बुलाया और रणमल की हत्या करवा दी। भारमली जो उसकी प्रेमिका थी, भारमली की सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी। अब दोस्तों यहाँ से अपन इन 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे। इसके बाद अपन नीचे देखते हैं दोस्तों। रणमल का पुत्र मेवाड़ से भाग गया, वह बीकानेर के कावंती गांव में शरण ली। दोस्तों इसको याद रखिएगा पॉइंट को। जब हंसाबाई ने रणमल की हत्या करवा दी उसके बाद इसका जो पुत्र था और जो भी इसके भाई थे रणमल के, वो सब भाग के बीकानेर चले गए। बीकानेर के एक गांव है कावंती गांव में शरण ली। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि रणमल के पुत्र ने भाग के कहाँ पे शरण ली थी? तो कावंती गांव में शरण ली थी जो बीकानेर में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों चुंडा ने बाद में मंडोर पर अधिकार कर लिया। जब हंसाबाई ने इसको वापस बुला लिया था उसके बाद चुंडा ने मंडोर जो प्रदेश है जो जोधपुर में पड़ता था उसको अपना अधिकार कर लिया, उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और कब्जा करके वो दोस्तों उस पर अपने एक शासन के रूप में चलाने लगा। और मंडोर है दोस्तों वो मारवाड़ की कैपिटल थी, उस समय मारवाड़ की राजधानी थी मंडोर। आगे देखते हैं दोस्तों। 1453 ईस्वी में कुंभा व जोधा के बीच आवल बावल की संधि हुई। इसको दोस्तों याद रखिएगा, मोस्टली ये पूछा जाता है कि 1453 ईस्वी में कुंभा जो शासक था मेवाड़ का, वह जोधा जो शासक था मारवाड़ का, इसके बीच में आवल बावल की संधि हुई। ये आवल बावल की संधि का नाम याद रखना है। कौन सी संधि हुई थी? आवल बावल की संधि। इसमें संधि होने के बाद क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आती हैं वो सब अपन याद रखेंगे दोस्तों। तो क्या संधि के बाद क्या क्या शर्तें रखेगी वो देखिएगा दोस्तों। संधि के बाद जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया। जो ये आवल बावल की संधि हुई थी जोधा और कुंभा के बीच में, इसके बाद में मंडोर है वो जो ये जोधा था इसको वापस सौंप दिया, जो चुंडा ने जीता था इसको वापस दे दिया गया। और क्या किया दोस्तों? सोजत पाली को मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा बनाया गया कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का जो बॉर्डर है वो दोस्तों सोजत पाली को बनाया गया। दूसरी चीज ये की गई संधि की। तीसरी शर्त क्या रखेगी? युद्ध के माध्यम से मारवाड़ को मित्र राज्य बना लिया। युद्ध के माध्यम से जैसे जो आवल बावल की संधि हुई तो इसके माध्यम से, संधि के माध्यम से जो युद्ध हुआ उसके माध्यम से जो कुंभा है इसने अपनी कूटनीति के माध्यम से जोधा को वापस दे दिया मंडोर, और मंडोर देने के बदले इसने जो मारवाड़ है दोस्तों इसको मित्र राज्य के रूप में बना लिया कुंभा ने। तो यहाँ से संधि के 3 निष्कर्ष निकले। क्या क्या निष्कर्ष निकले दोस्तों? एक तो इसने मारवाड़ को मित्र राज्य बना लिया कुंभा ने, और जोधा को वो मंडोर वापस सौंप दिया, और सोजत पाली को इसने बॉर्डर बना दिया। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। आवल बावल संधि के जो 3 फैक्ट हैं वो ये थे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कुंभा के शासनकाल की घटनाएं। जो अपने राणा कुंभा हुए इसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, कौन कौन से इसने युद्ध लड़े वो सब अपन यहाँ से देखेंगे दोस्तों। तो कुंभा के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं कौन सा था दोस्तों? सबसे प्रमुख घटना है सारंगपुर का युद्ध। कुंभा ने एक सारंगपुर का युद्ध लड़ा था। वो किस किस के बीच हुआ दोस्तों? कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ। महमूद खिलजी कहाँ के शासक थे? मालवा मध्य प्रदेश के शासक थे महमूद खिलजी। तो ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। इसमें कुंभा विजयी हुए और महमूद खिलजी दोस्तों इसमें पराजित हो गए। महमूद खिलजी बुरी तरह से हार चुके थे। तो यहाँ से युद्ध याद रखिएगा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, और सारंगपुर का युद्ध। डेट भी दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 1437 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी के अंदर हुआ था। कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ। और दोस्तों ये युद्ध का कारण क्या था? सारंगपुर के युद्ध का कई बार पूछ लिया कि सारंगपुर युद्ध का कारण क्या था। अगर एग्जाम में डीपली अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो अपन याद रखेंगे। क्या था कारण इसका? कि मोकल के हत्यारे को शरण दी थी। जो मोकल था दोस्तों अपने कुंभा के पिताजी, तो मोकल के हत्यारे को शरण किसने दी थी? महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारे को शरण दी थी। कुंभा के पिताजी की जिसने हत्या की थी उसको शरण दी थी महमूद खिलजी ने। इसी कारण
इसी कारण ये सारंगपुर का युद्ध हुआ कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, और कुंभा इसमें विजय हुए। अब दोस्तों इसके बाद में जो युद्ध हुआ इसमें कुंभा जीत गए, महमूद खिलजी पराजित हो गए। तो युद्ध के बाद में जो महमूद खिलजी है ये भाग के दोस्तों मध्य प्रदेश चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मध्य प्रदेश के शासक थे उस समय कुतुबुद्दीन शाह, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के पास चले जाते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश तो मालवा के खुद शासक ही थे, तो ये युद्ध की में अपनी पराजय के बाद भागकर गुजरात चले जाते हैं, कुतुबुद्दीन शाह के पास चले जाते हैं महमूद खिलजी। अब इसके बाद की घटनाएं दोस्तों अपन इधर से याद करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों होती है एक चंपानेर की संधि। इसी घटनाक्रम के दौरान एक चंपानेर की संधि होती है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चंपानेर की संधि किन किन शासकों के मध्य हुई? कुतुबुद्दीन शाह प्लस महमूद खिलजी के मध्य। एक तो ये भाग के जो चले जाते हैं कुतुबुद्दीन शाह के पास में, और ये महमूद खिलजी भाग के जाते हैं। तो ये जो भाग के चले गए थे गुजरात में, महमूद खिलजी गुजरात में भाग के चले गए थे कुतुबुद्दीन शाह के मध्य, इन दोनों के मध्य चंपानेर की एक संधि होती है। तो कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के शासक थे और महमूद खिलजी है दोस्तों मालवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। अब दोस्तों इनके मध्य संधि होती है, और इस जो संधि का मेन जो उद्देश्य क्या होता है दोस्तों कि जो कुंभा ने इसको पराजित किया था, तो कुंभा से वापस युद्ध किया जाए और कुंभा को परास्त किया जाए, और जो मेवाड़ क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जा किया जाए। तो इस संधि का उद्देश्य अपने को याद रखना है, मिलकर कुंभा से लड़ना, कि दोनों शासक मिलेंगे कुतुबुद्दीन शाह प्लस महमूद खिलजी और मिलकर कुंभा से लड़ेंगे और कुंभा को परास्त करेंगे। इसका उद्देश्य यही था दोस्तों। तो याद रखने वाली बात इसमें चंपानेर की संधि, कुतुबुद्दीन शाह प्लस महमूद खिलजी, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों बदनौर का युद्ध, यह भी पूछा जाता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। बदनौर का युद्ध, बदनौर जो वर्तमान में भिलवाड़ा में है, और जो ये युद्ध है दोस्तों बदनौर का, ये किस किस के मध्य हुआ ये दोस्तों याद रखिएगा। कुंभा व जो ये दोनों शासक थे गुजरात प्लस मालवा के जो शासक थे कुतुबुद्दीन शाह प्लस महमूद खिलजी, इनके मध्य हुआ, और कुंभा ने दोनों जो शासक थे इनकी सेनाओं को बुरी तरह से परास्त कर दिया गया, और इस युद्ध में भी कुंभा वो जीत गया। तो बदनौर के युद्ध में विजित कौन हुआ दोस्तों? विजित तो हुआ कुंभा, और हारे कौन? फिर से हार गए महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह इस युद्ध में भी हार गए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, कुंभा ने सहसल देवड़ा को हराया। एक ये छोटी सी घटना है, इसको आप याद रख सकते हो। इस युद्ध के बाद कुंभा ने सहसमल देवड़ा को हराया। सहसमल देवड़ा जो दोस्तों उस समय शिरोई के जो राजा हुआ करते थे, शिरोई के शासक हुआ करते थे, तो सहसमल देवड़ा को किसने हराया दोस्तों? कुंभा ने हराया, और ये शिरोई के शासक हुआ करते थे उसमें। एक छोटी सी घटना और याद रख सकते हो, कुंभा ने दोस्तों मुजाहिद खां थे दोस्तों, मुजाहिद खां को भी हराया था, मुजाहिद खां को भी हराया। और मुजाहिद खां है दोस्तों ये नागौर से बिलोंग करते थे, और एक अलग युद्ध में दोस्तों नागौर के शम्स खां को सहायता प्रदान की थी। एक कोई दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों, उसके अंदर कुंभा ने नागौर के शम्स खां को सहायता प्रदान की। तो यहाँ से अपन कुंभा की क्या किया कुंभा को याद करते एक पॉइंट के रूप में। सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, फिर जो चंपानेर की संधि हुई इसमें जो महमूद खिलजी के साथ जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, तो खिलजी जाके गुजरात चला जाता है कुतुबुद्दीन शाह, तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि कुंभा को हराया जाए। तो चंपानेर की संधि को याद रखना, कुतुबुद्दीन शाह प्लस महमूद खिलजी। उसके बाद कुंभा की जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो बदनौर का युद्ध हुआ। कुंभा ने गुजरात और मालवा प्रदेश की संयुक्त सेना को इसमें हरा दिया। और फिर कुंभा ने एक दो छोटे पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हो अगर आप कोई बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। क्या किया? सहसमल देवड़ा को हराया जो शिरोई के शासक थे, और एक मुजाहिद खां को हराया। यहाँ से सहसमल देवड़ा, मुजाहिद खां, और एक युद्ध में इसने एक सहायता की थी, किसकी की थी? शम्स खां की सहायता की थी। तो ये अपने को याद रखना है दोस्तों। इसके आगे देखते हैं दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियां, कि कुंभा की कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। तो यहाँ से दोस्तों अपने इसकी शासनकाल की घटनाएं देखी, अब अपन इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं कि कौन कौन सी इसने सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की, वो अपन देखेंगे। तो एक तो दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियों में आती है स्थापत्य कला, जिसको आप आर्किटेक्चर बोलते हो इंग्लिश में। तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कुंभा ने क्या योगदान दिया उसको अपन यहाँ से कवर करेंगे। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो योगदान है, इसको आपको याद रखिएगा। सारंगपुर का जो दोस्तों युद्ध लड़ा गया था, यही सारंगपुर का युद्ध जो कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था, इसमें कुंभा विजित हो गए थे। इस युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण कराया।
तो क्वेश्चन काफी साइड से घुमा के पूछा जाता है दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य के बाद करवाया? सारंगपुर की युद्ध के विजय के उपलक्ष्य के बाद में करवाया। तो काफी साइड से घुमा के पूछ सकता है, तो अपने को याद रखना है सारंगपुर जो युद्ध हुआ उसकी जीत के बाद कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया चित्तौड़ के किले में। और कौन कौन सी प्रमुख चीज थी? एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया जो विजय स्तंभ के अंदर ही स्थित है दोस्तों। तो ये दोस्तों कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस लिए कराएगा कि कुंभा की जो कीर्ति और ख्याति है उसका प्रचार प्रसार किया जाए। और दोस्तों एक इसके अंदर ही दोस्तों एक विष्णु ध्वज है, विष्णु ध्वज का निर्माण करवाया। और दोस्तों एक गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया। तो यहाँ से सारे पॉइंट अपन याद रखेंगे। सारंगपुर के युद्ध के बाद दोस्तों विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज और गरुड़ ध्वज, इन सब का निर्माण और राणा कुंभा ने करवाया था। और कीर्ति स्तंभ इसकी कीर्ति के बारे में बताता है। और जो गरुड़ है दोस्तों ये विष्णु भगवान का जो वाहन है जिसके ऊपर सवारी करते थे विष्णु भगवान, उसको गरुड़ कहा जाता है। इसको याद रख सकते हो आप। और दोस्तों मूर्तियों का अजायब घर, जो ये दोस्तों विजय स्तंभ है इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। और 9 मंजिल में से 8वीं मंजिल को छोड़कर सभी में भारतीय देवी देवताओं की मूर्ति है। क्यों मूर्तियों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिल में से 8वीं मंजिल को आप छोड़ दो, बाकी सभी में भारतीय देवी देवताओं की इसमें मूर्तियां हैं। और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको माना जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया 9 मंजिला इमारत है। और जो इसकी ऊंचाई आप बोल सकते हो, ऊंचाई या फिर लंबाई या चौड़ाई, सॉरी लंबाई या चौड़ाई ये कितनी है दोस्तों? ये 122 × 30 है। 122 फीट ये लंबा है और 30 फीट ये चौड़ा है। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई आप याद रख सकते हो, बाकी याद रखने की कोई स्पेशल जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से अपन को याद रखना है जो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, गरुड़ ध्वज है और दोस्तों जो विष्णु ध्वज है, 4 तो ये ध्वज बनाए। और इसको है वो मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। और दोस्तों भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको कहा जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट इसको याद रखिएगा दोस्तों, इन दो को एक साथ याद रख लो। भारतीय मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको कहा जाता है। अब दोस्तों आते हैं इधर, जो विजय स्तंभ है दोस्तों ये बनवा तो दिया कुंभा ने, लेकिन इसके वास्तुकार कौन है? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी अपन याद रखेंगे एक पॉइंट के माध्यम से। वास्तुकार दोस्तों इसके जेता थे। जेता दोस्तों एक इसके वास्तुकार है। और इनके 3 पुत्र दोस्तों पुंजा, पोमा और नापा, ये इन्होंने भी इसको जो बनाने में सहयोग प्रदान किया था अपने पिताजी का। इन 3 पुत्रों ने पुंजा, पोमा और नापा। तो इनका नाम भी आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। मूल रूप से इनके वास्तुकार जेता को माना जाता है। और जेता ने किनका सहयोग लिया था? पुंजा, पोमा और नापा, जो इनके खुद के 3 पुत्र थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों विजय स्तंभ में तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। इसको दोस्तों स्पेशली याद रखिएगा, हाई लेवल्स के एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि विजय स्तंभ जो है अपना उसकी तीसरी मंजिल में अरबी भाषा में जो अरबी किस भाषा में अल्लाह लिखा हुआ, तो अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ या फिर तीसरी मंजिल में क्या लिखा हुआ है, तो वो अल्लाह लिखा हुआ है। तो इसको अपन दोनों साइड से याद रखेंगे। अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, कौन सी मंजिल में? तीसरी मंजिल में लिखा हुआ है। और दोस्तों ये 9 बार कंटिन्यू लिखा गया है। और दोस्तों विजय स्तंभ का दोस्तों पुनर्निर्माण किसने कराया? पुनर्निर्माण है दोस्तों वो एक याद रखने का स्वरूप सिंह ने कराया था। दोबारा से जैसे कोई भी इमारत या फिर भवन बनता है या कोई भी किला बनता है, तो वो जब खंडहर हो जाता है लगभग, तो उसका पुनर्द्वार करते हैं, पुनर्निर्माण करवाते हैं। तो वो दोस्तों स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नाम याद रखिएगा दोस्तों। पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने करवाया। और बनाया दोस्तों कुंभा ने। अब दोस्तों प्रतीक चिन्ह जो विजय स्तंभ है दोस्तों, ये किसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों? विजय स्तंभ को किसका प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है? तो वो याद रखिएगा, एक तो दोस्तों राजस्थान पुलिस और दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन दोनों ने विजय स्तंभ को प्रतीक चिन्ह के रूप में ग्रहण किया है। एक तो पुलिस, राजस्थान पुलिस और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन दोनों ने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है विजय स्तंभ को। अगली चीज दोस्तों, राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, ये जो चीज है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इससे पहले किसी भी इमारत के नाम के ऊपर डाक टिकट जारी नहीं किया था राजस्थान सरकार ने, लेकिन ये जो पहली इमारत थी अपनी विजय स्तंभ, इसके ऊपर पहली बार डाक टिकट जारी हुआ था। और दोस्तों 2-3 जो अपने
बोलते हैं विदेशी नागरिक हैं, उन्होंने इसको अलग अलग नाम से पुकारा, तो अपन उनको भी याद रख सकते हैं यहाँ से। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया, जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। तो कर्नल जेम्स टोड थे दोस्तों, इनने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से की है, इसको याद रखना। और दोस्तों जो फर्ग्यूसन था जो फफायान चीनी यात्री था, इसने जो विजय स्तंभ की तुलना है दोस्तों वो रोम के टार्जन टावर से की है, तो इसको भी याद रखिएगा। जेम्स टोड ने इस विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है और फर्ग्यूसन फायान चीनी यात्री ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। तो इन दोनों को आप विदेशी यात्रियों को एक कॉलम के माध्यम से दोनों को एक साथ याद रखोगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। जो जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, ये जो किसको समर्पित है दोस्तों? ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो जैनियों के प्रथम भगवान माने जाते हैं, ये उनको समर्पित है। और इसको बनाया किसने दोस्तों? जैन कीर्ति स्तंभ को दोस्तों है वो 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा साहब बघेरवाल ने बनाया था। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, जैन कीर्ति स्तंभ को किसने बनाया था? 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा साहब बघेरवाल ने बनाया था। ये दोस्तों 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत है और भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो जैनियों के प्रथम भगवान माने जाते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया था। तो इस जैन कीर्ति स्तंभ के निर्माता को आप याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। जैन व्यापारी था दोस्तों जीजा साहब बघेरवाल। तो जीजा साहब बघेरवाल ने जैन कीर्ति स्तंभ को बनाया था और ये 7 मंजिला इमारत है। तो यहाँ से जैन कीर्ति स्तंभ को अपन एक अलग शासक ने बनाया और इसका अपन ने बघेरवाल ने बनाया, जीजा साहब बघेरवाल, इसका नाम याद रखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों अपन छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से इस पूरी जो चीज़ है दोस्तों, इसको पिरो के अपन याद रखेंगे, 2-2 कॉलम्स बना के याद रखेंगे, तो ताकि अपने को जो राजस्थान का इतिहास है दोस्तों एक जटिल इतिहास माना जाता है, इसको अपन सरल भाषा में सरल तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में अपन कंफ्यूज ना हो और अपने क्वेश्चन स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा सही हो और अपन अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और अपने को अपना लक्ष्य मिल सके। तो इसी उद्देश्य से दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को एक कहानी के माध्यम से पिरो के याद रखिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, याद नहीं होता है, तो दोस्तों वीडियो को वापस देखिएगा, आपको डेफिनेटली याद होगा। और जैसे ही दोस्तों अपने ये सीरीज खत्म हो जाएगी, मेवाड़ के गुहिल वंशों के जो ये शासक हैं 20-22 शासक हैं, अपन इनको पढ़ लेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आऊँगा, उसके माध्यम से अपन कवर करेंगे कौन कौन से प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को मैं 2-3 ऑब्जेक्टिव सेशंस के माध्यम से कवर करूँगा, जिससे आपको आपकी तैयारी है वो परखने और देखने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की तैयारी चल रही है, आपको कितना याद होता है मेरे पढ़ाई हुए में से, या फिर आप कितना याद कर पाते हो, किसी भी बुक के थ्रू आप पढ़ रहे हो। तो ये सब अपन बाद में करेंगे दोस्तों। मेवाड़ के गुहिल वंश जो समाप्त हो जाएगा 3-4 वीडियो के बाद, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आऊँगा। तो तब तक बने रहिए अपने चैनल के साथ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।